सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो लम्हा बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वैष्णव स्वागत करता हूं आप सभी का श्री क्लासेस इन नर्सिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको मिलेगी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से आपका सहयोग किया जाएगा। हम बात करने वाले हैं यहां पर आज एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कि इनके लिए कौन कौन सा सिलेबस है और उसके एमसीक्यूज की सीरीज, जो हमने कहा था कि हम इसकी एक जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके हर चैप्टर के आपको टॉप मोस्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हम चलाएंगे और उन एमसीक्यूज को कैसे अटेंड करना है और कैसे अटेंड किया गया उन सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं मुकेश वैष्णव आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेस लेकर के आपके सामने अवेलेबल हूँ। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो 11th और 12th का सिलेबस है, जो एम्स नर्सिंग में मतलब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में है। इसकी 11th की क्लासेस जो है यहाँ से स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं। बायोलॉजी का टॉपिक हम उठा रहे हैं सबसे पहले, तो वहां पर हम देखेंगे कि इसके एमसीक्यूज किस तरह से पुट होते हैं। लेटेस्ट करंटली जो आप कहते हैं एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक बनते हैं जो एकदम से हॉट टॉपिक्स बनेंगे, और हम बात करेंगे पीवाईक्यू जो कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं। तो अपना आज का लेक्चर जो है वो बात करेंगे हम यहाँ पर प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से आपने देखा है, जो 11th का आपके चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत वर्गीकरण वाला, वहां हमने पहले मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा है, जहां पर बैक्टीरिया के बारे में भी और प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ना है। तो ये किस तरह से और हम ये तैयारी कर रहे हैं या कहेंगे किसके लिए हमने ये चलाया है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्स के लिए, जहां पर कितने क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में, एम्स बीएससी नर्सिंग कितने क्वेश्चंस लेके आ रही है बायोलॉजी आपके लिए, बायोलॉजी आपके लिए लेके आ रही है क्वेश्चंस का नंबर 30। तो 30 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में है, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी 11th 12th कंप्लीट सिलेबस इनमें से उठ करके आएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले आपके जो थे वो थे आपके एवी ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले किसने बताया? एवी ल्यूवेनहॉक ने बताया। और इनको और किस नाम से या कहेंगे कि और इनका क्या काम था, तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया था। पहली जीवित कोशिका भी इन्होंने ही बताई थी। फर्स्ट लिविंग सेल कौन थे देने वाले? एवी ल्यूवेनहॉक। क्लियर? और रॉबर्ट कॉच, कुछ कुछ इनका भी देख लीजिए। तो रॉबर्ट कॉच के बारे में जानकारी, तो ये क्या है? इनको आपने कहा ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाता है। लुईस पास्चर, इन्होंने सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स के इनके द्वारा की जाने वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया। फर्मेंटेशन यानी कि क्या? किण्वन क्रिया के बारे में बताया। और ये क्या है? तो जब माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जब अवायवीय श्वसन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उस दौरान ये फर्मेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और रॉबर्ट हुक, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इनको, इन्होंने सबसे पहली सेल डिस्कवर की थी। सबसे पहले अगर सेल की खोज की थी तो वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हाँ, सबसे पहली सेल जो थी वो कैसी थी? डेड सेल। और सबसे पहले लिविंग सेल की थी ल्यूवेनहॉक ने, और वो लिविंग सेल बैक्टीरिया थी। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने वाले भी कौन हो गए आपके पास? एवी ल्यूवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स। कितने इसमें से हमने कहा सूची में से है जो जीव कैसे स्वपोषी है। ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कौन? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, चाहे लाइट की प्रेजेंस में बनाए चाहे केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाए, तो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे कौन है? तो पहले लिस्ट देखते हैं क्या है। लैक्टोबैसिलस, नोस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, ट्रिपेनोसोमा, पोरफायरा और वुल्फिया। इनमें से कितने हैं जो ऑटोट्रॉप्स है, स्वपोषी है? तो इनकी लिस्ट बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से है जो स्वपोषी है। तो सबसे पहला लैक्टोबैसिलस, ये भाई साहब नहीं है। नोस्टॉक, जी हाँ ये है। कारा, ये बी है। नेक्स्ट नाइट्रोसोमोनास, ये बी है। नाइट्रोबैक्टर बी है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है। सैकेरोमाइसिस भी नहीं है। ट्रिपेनोसोमा भी नहीं है। और पोरफायरा और वुल्फिया, ये दोनों भाई साहब है। तो टोटली अगर आप लिस्टेड देखें तो आपको 6 नाम ऐसे मिलेंगे जो कि क्या है? स्वपोषी है। क्या है वो? स्वपोषी है। तो अपना आंसर क्या बन गया? 6। तो अपना आंसर क्या है? 6। और इनमें से भी अगर आप डिवाइडेशन करें तो आप अगर नोस्टॉक, कारा,
पोरफायरा और वुल्फिया, इन चार की बात करेंगे तो ये चार कैसे हैं? ये है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। कैसे हैं ये चारों? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। दैट मीन्स फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये चार तो कैसे हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और अगर नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास की बात करें तो ये है आपके रसायन संश्लेषी स्वपोषी, जिनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? तो ये अपने पास में आंसर आ गया 6। कौन कौन से हैं जो ऑटोट्रॉप्स है अपने पास में? 4 हमने नाम पढ़े, प्रकाश संश्लेषी, और 2 हो गए आपके पास कीमो ऑटोट्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो देखो, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम एक बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये क्या है आपके? एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गन है। क्या है ये? एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गन है। क्या मतलब इसका? कि ये सार्वत्रिक कोशिकांग है, ये आपको हर एक लिविंग स्ट्रक्चर में मिलेगी। ऐसा कोई नहीं जिसके पास में सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट्स के पास जाओगे तो भी मिलेगी, और प्रोकैरियोट्स के पास जाओगे तो भी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, सबके अंदर ये बनी हुई किसकी होती है? सबके अंदर ये बनी होती है लिपोप्रोटीन। चीख चीख के इसने कहा मेरे पास लिपिड है, मेरे पास प्रोटीन है, मेरे पास लिपिड है, मेरे पास प्रोटीन है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो हम इससे अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आया? लिपिड एंड प्रोटीन। तो किससे बनी होती है कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन? लिपिड एंड प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट कहता है सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में, हैबिटेट्स बिलोंग टू द 2 ग्रुप्स। किसके अंदर रखा जाएगा उसको? या फिर कुछ ऐसे अति तापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय pH 2 के बराबर में और आवासों में रहते हैं, ये किन 2 समूहों में पाए जाते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लगभग हर तरह के वातावरण में या हर तरह की जो विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करवा सके। तो ऐसा कौन होगा? तो ऑप्शंस देखें तो लीवरवर्ट्स और यीस्ट। अब लीवरवर्ट्स किस में आते हैं? लीवरवर्ट्स आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में। लीवरवर्ट्स किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा में। और बात करें अगर यीस्ट की, तो यीस्ट आता है आपके कवक या फंजाई में। ये आता है फंजाई में। और इनका जो आवास होता है ये जनरली ऐसा नहीं है, ये ठंडी जगहों पर या कहेंगे छायादार नम स्थानों पर, सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं यू बैक्टीरिया और आर्किया। तो हाँ, ये कुछ हमें जाने पहचाने लग रहे हैं, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स। इनका जो आप कहेंगे कि आवास या हैबिटेट है, ये आप इनको ऐसी जगहों पर जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा और जो एसिडिक मीडियम है वो भी बहुत ज्यादा हो, वहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आंसर है आपका यू बैक्टीरिया और आर्किया। और साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा में रखे जाते हैं, डायटम्स को आप प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, क्राइसोफाइट्स में। और प्रोटिस्टा और मोसेस, तो मोसेस भी आपके ब्रायोफाइटा का ही एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट, द चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इस बार आपसे पूछा है बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेन चीज कि जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व क्या होता है? अब जीवाणु की कोशिका भित्ति का जो प्रमुख तत्व है वो मिलेगा आपको एमिनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स। किसकी बनी होती है? एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड, जिनको आप और किस नाम से जानते हो? इनको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। किस नाम से जानते हैं इन्हें आप? पेप्टिडोग्लाइकेन। एमिनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड को हम और किस नाम से जान रहे हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आ जाइए सब जने आ जाइए। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मिला बैक्टीरिया हुज सेल एज ओनली अ कर्व, या फिर जिसको हमने कहा कॉमा इज, कि जीवाणु जिसकी कोशिका में केवल एक मोड़। ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है कि जीवाणु की जो स्ट्रक्चर या उसका शेप है, आकार है, उसमें आप देखेंगे कि कौन से में केवल एक मोड़ पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? विब्रियो, कोकाई, स्पाइरिला और बेसिलाई। इनकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो विब्रियो की स्ट्रक्चर कॉमा शेप्ड होती है ऐसी, कोकाई की स्ट्रक्चर ये बेचारे राउंडेड होते हैं गोल गोल से, और
स्पाइरिला ये थोड़े कर्व्ड या फिर ऐसे स्पाइरल वाले घूमे हुए रहेंगे, और बेसिलाई ये रहेंगे एकदम ऐसे छड़ जैसे या रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इस सारी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि एक विब्रियो ऐसा है जिसके पास में आपको एक ही मोड मिल रहा है, एक ही कर्व्ड सरफेस मिल रही है, एक ही एंगल बनता हुआ। तो अपना आंसर है विब्रियो। अपना आंसर क्या है? विब्रियो। और ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये बैक्टीरिया के शेप पर है, बैक्टीरिया के आकार का क्वेश्चन है। ये 4 तरह के पाए जाते हैं बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। आपको बैक्टीरियल सेल की रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। चलिए तो पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी भी लेंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज कहती है फर्स्ट कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट एनवेलप है, कवरिंग है। यस, ये एकदम सही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है, डन। नेक्स्ट, द ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज सीथ कॉल्ड कैप्सूल। कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो अगर लूज है तो उस आवरण या उस कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सूल। तो दोस्तों ये चीज तो गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसको हम कैप्सूल नहीं कहते, लूज वाली लेयर को, उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। फिर आता है थर्ड, द ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि टफ और थिक होने पर उसको हम कैप्सूल नाम देते हैं, स्लाइम लेयर नहीं। तो ये दो तो गलत हुए। फिर a day special structure formed by the plasma membrane is called mesosome। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के एक सरफेस बनाती है। जब हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ हम कहते हैं कुछ ऐसे इन्वेजिनेशंस करके मीसोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चलिए, और स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्री। तो इसकी सेल में से कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकली होती है ऐसे, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम फिम्ब्री नाम देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। तो टोटली हमको ढूंढना क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग यहाँ पर कौन से हैं? एक तो बी और एक सी। ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर है, बी और सी। ये अपना आंसर है। क्लियर? आगे बढ़े। सॉरी। तो जीवाणुविक कोशिकाओं से संबंधित गलत कथन का चयन, उसी का अपनी हिंदी लैंग्वेज में, कि जीवाणु में सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सही है। नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स के ढीले रूप से व्यवस्थित आवरण को कैप्सूल कहते हैं, नहीं कहते। ग्लाइकोकैलिक्स मोटी तथा कठोर हो सकती है जिसे स्लाइम परत कहते हैं, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों कहें भैया, हम जब कहते ही नहीं है ही नहीं वो, तो क्यों कहते हैं उसको? तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित एक विशिष्ट संरचना को मीसोसोम कहते हैं, वेरी गुड, कहेंगे हम, बिल्कुल कहेंगे। और कोशिका के बाहर छोटे कड़े बालों के समान तंतु उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। तो ये भी सही है। हमें गलत चाहिए था तो हम ये लीजिए गलत ऑप्शन को यहाँ चूज करके आंसर को अपने क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। बड़ा मजा आता है दोस्तों जब गलत ऑप्शन, जो आप कहेंगे कि गलत कथन ढूंढ के आपने सही आंसर दिया, अच्छा लगता है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन कहता है, Which one of the following organism is not an example of eukaryotic cell? यानी कि निम्न में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। और यूकैरियोटिक जिनके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सुविकसित केंद्रक होता है। तो आपने देखा अमीबा प्रोटियस, ये किसका मेंबर है? अमीबा प्रोटियस। ये भाई साहब आपके लिए किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का। किसका मेंबर है ये? प्रोटिस्टा का। तो ये तो अपने नहीं बनेगा। पैरामीशियम, ये भी प्रोटिस्टा है, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है वो कैसा होता है आपके? प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोटिक है। और इश्चरीशिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है यानी कि ये कैसा है? आपके मोनेरा में रखा गया है। और ये भाई साहब कैसे हैं? आपके प्रोकैरियोटिक है। तो चलिए आंसर तो अपना आ चुका है कि आंसर कौन है इनमें से ऐसा। तो ये है आपके इश्चरीशिया कोलाई। ई कोलाई से नाम से भी जानते हैं, जो आपकी आंतों में पाया जाता है, आपकी आंतों में। और लगे हाथ तो ये भी देख लो कि यूग्लिना, ये भी क्या है? प्रोटिस्टा का मेंबर है। यूग्लिनोइड्स में रखा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम वाइल राइजोबियम जैपेनिकम इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि ई कोलाई तो नेगेटिव है और राइजोबियम कैसा है? पॉजिटिव है। तो भाई साहब ये तो गलत है। राइजोबियम जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। और
ई कोलाई एंड राइजोबियम जैपोनिकम बोथ आर पॉजिटिव, कंप्लीटली रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। और बोथ ई कोलाई एंड राइजोबियम जैपोनिकम आर ग्राम नेगेटिव। यस, ये अपना आंसर है कि ई कोलाई और राइजोबियम दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव किस बेस पे बताया, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उस सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पर, यानी कि वो कितनी मोटी है कितनी पतली है, उस पर एक्स्ट्रा लेयर है या नहीं है। और जो क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ग्राम अभिरंजन या ग्राम स्टेनिंग नाम से जाना गया। उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जिस भी बैक्टीरिया ने वॉयलेट कलर, क्रिस्टल वॉयलेट वाला रंजक या जो डाई होल्ड करके रखा, जो बैंगनी कलर के दिखाई दिए, वो तो ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने कलर छोड़ दिया वो नेगेटिव। तो आपके ई कोलाई और राइजोबियम जैपोनिकम ऐसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है निम्न में से, या कौन सा अवयव है जो बैक्टीरियल कोशिका को चिपकाने में या चिपकने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। तो कौन होगा ऐसा। तो दोस्तों चिपकाने के लिए तो सबसे बाहर की सरफेस पे चलो, चिपकाएंगे तो सरफेस ही चाहिए। तो बैक्टीरिया की जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है उसको आपने नाम दिया था ग्लाइकोकैलिक्स। उसको क्या नाम दिया गया था, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ये इसको चिपकाने में सहायता करती है। आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है, तो चिपकाने में भी हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस, कि निम्न में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। लवण या फिर सेलाइन का मतलब क्या है, जहां पर सॉल्ट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जहां पर लवण की मात्रा ज्यादा होगी, लवण की मात्रा ज्यादा होगी। तो ऐसा कौन मिलेगा, तो इसमें अपने पास ऑप्शंस है आद्य बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया। इन सब की अगर हम बात करें तो ये आवास के आधार पर, हैबिटेट के बेस पर हम जब पढ़ते हैं तो हमने कहा कि जो आर्की बैक्टीरिया है, जो आर्की बैक्टीरिया है, ये भाई साहब आपको अलग अलग जगहों पर मिल सकते हैं। इसको हम डिवाइड भी करते हैं 2-3 भागों में। जैसे कि अगर मिथेन बनाने वाली जगहों पर है तो उनको आप मिथेनोजेंस कहते हैं। अगर मिथेन बनाने वाली जगहों पर है तो मिथेनोजेंस कहते हैं। अगर सॉल्ट या लवण ज्यादा है वहां पर हो तो उसको हम हेलोफिल्स कहते हैं, उसको हम हेलोफिल्स नाम से जानते हैं। और अगर वो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम में, अम्लीय वातावरण में है, तो उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। तो जब आवास के आधार पर हमने हेलोफिल्स देख लिया जो कि उच्च लवण वाली जगहों पर, हेलो मीन्स सॉल्ट या लवणता से संबंधित, तो अपना आंसर है आर्की बैक्टीरिया। चलिए, तो अपना आंसर मिल गया आपको आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु। ये हाई सॉल्ट वाले रीजन में भी, यानी कि हाई सैलिनिटी रीजन, उच्च लवणीय सांद्रता वाले माध्यम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो किसका बना होता है। सोचिए दोस्तों फटाफट से, फ्लैजिला है क्या। तो फ्लैजिला बैक्टीरिया की सेल में, कि जो बैक्टीरिया भाई साहब है आपके, बैक्टीरिया की जो सेल की एनुलप है पूरी, इसमें से बाहर निकला रहता है एक चाबुक समान संरचना। और ये चाबुक समान संरचना जो है ये क्या है, ये फ्लैजिला है। कौन है ये फ्लैजिला है, जो किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को मोशन करने में, ये गति करने में सहायता करती है। तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला किसकी बनी होती है। तो वैसा ये पूंछ जो बाहर निकली है इसको ऐसे मूवमेंट करवाया जाएगा। तो इसको मूवमेंट करवाने के लिए जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर संकुचन शो करे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल चाहिए और वो होती है आपके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये किसके बनी होती है फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। और प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या नाम है प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और कैसी होती है ये प्रोटीन, संकुचनशील, अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये, संकुचनशील है यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कहता है प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन, या फिर ऑफ किसके। तो प्लाज्मिड किसके बाह्य गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है, किसके पास में पड़े हैं। तो प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड को देखें अगर हम, तो प्लाज्मिड जैसा कि नाम से ही दे रखा है कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल
किसका है? तो ये पड़ा है बैक्टीरियल सेल के पास, यानी कि ये पड़ा है जीवाणु कोशिका में। किसके पास पड़ा है? बैक्टीरिया सेल या जीवाणु कोशिका में। और ये प्लाज्मिड भाई साहब करते क्या है? तो ये काम लिए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ काम में ले रहे हैं इनको हम? बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। और किसकी तरह काम में लेते हैं? वाहक के रूप में, वाहक के रूप में, यानी कि एज अ वेक्टर। और क्या करेंगे इनका यूज करके? तो इनको यूज करके हम जो डिजायर्ड डीएनए है या वांछित डीएनए है उसको किसी दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसको कट किया जाएगा और कट करके इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके इसको किसी और बैक्टीरियल सेल में या कहेंगे दूसरी किसी होस्ट सेल में छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? कैसे? चलिए चलिए आंसर साथ साथ में देते रहिए। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? सबसे छोटू कौन है अपने यहाँ पर? तो सबसे छोटा बैक्टीरिया यहाँ पर स्पाइरीलियम, बेसिलस, डाइलिस्टर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है डाइलिस्टर। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन? डाइलिस्टर। और कैसा बैक्टीरिया है ये? तो ये आपने कहा कि सर ये तो गलती से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निकल गया। तो मैंने कहा भाई इसका बता भी तो शेप कैसा है? तो आपने कहा सर ये तो बेसिलस है। ओके डन। कहाँ मिलेगा ये? ये मिलेगा बक्कल कैविटी में। कहाँ मिलेगा? बक्कल कैविटी में। अपनी बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा में। तो कौन है सबसे छोटा? सबसे छोटा आपके बैक्टीरिया है डाइलिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट। तो मिथेनोजेंस बिलोंग टू, अब मिथेनोजेंस कहाँ है? तो हमने अभी इसके बारे में बात की थी। हमने कहा मिथेनोजेंस पड़े हैं आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया के पास। ये भाई साहब लेके बैठे हैं मिथेनोजेंस को। क्लियर है? नेक्स्ट। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक एंड द होस्ट टिश्यूज, बैक्टीरियल सेल वॉल पर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी वह संरचना है जो जीवाणुओं को चट्टानों तथा पोषी उत्तक संयोजी होने से यानी कि उससे जुड़ने से सहायता करती है? तो एक बार इसका थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल का अगर हम डायग्राम देखें, अगर हम थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देख ही लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं हम। तो देखो कुछ इस तरह से हम कहेंगे दोस्तों कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाई? ये ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाली लेयर यह है सेल वॉल और सबसे अंदर वाली लेयर यह है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो इसकी जो सेल एनवलप है पूरी की पूरी यहां से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकली रहती है, कुछ इस तरह से यहां से स्ट्रक्चर निकली रहती है। तो ये स्ट्रक्चर सब दो तरह की। पहली बात तो इनको हम कहते हैं क्या है? इनको हम कहते हैं पिलाई। क्या कहते हैं इनको? पिलाई या फिर रोप। अब कुछ पिलाई जो है वो साइज में बड़ी होती है जबकि कुछ पिलाई होगी जो साइज में क्या होगी? छोटी होगी। जो साइज में बड़ी है उनको तो आप पिलाई या फिर जिनको हम कहेंगे नाम सेक्स पिलाई कहा जाता है क्योंकि ये जनन में सहायता करती है। सेक्स पिलाई भी कहते हैं। जनन के समय ये किसी दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में हेल्प करती है। जबकि ये जो छोटी वाली स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं फिम्ब्री और ये किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए हेल्प करती है। क्या नाम देते हैं इन्हें? फिम्ब्री। तो बैक्टीरियल सेल के साथ हमने कहा कि ये लीजिए आपका आंसर, बहुत अच्छे से सजा के रखा है इसको। आंसर है आपका फिम्ब्री। क्या बनता है इसका आंसर? फिम्ब्री। क्लियर है? तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द शेप द नेम्स ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया आर गिवन बिलो। आपको ये जो शेप दे रखे हैं अलग अलग बैक्टीरिया का आकार है, ये सारे बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा शेप को क्या नाम दिया गया है, कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। क्लियर है? तो इनको अगर हम निकालने बैठे कौन सा क्या है, तो देखो सबसे पहले मुझे ये गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं और गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं तो मैं इनको आंख बंद करके कहूंगा कि ये तो कोका ही है।
आंखें बंद करके कहोगे कि ये कैसे है, कोकाई, कोकस गोलाकार है। और थोड़ा मैं और चला, आंसर कैसे अटेंड करेंगे हम, तो हमने कहा ये तो कुछ कॉमा कॉमा सा दिख रहा है, और कॉमा दिख रहा है तो हम इसको नाम देंगे विब्रियो। क्या नाम देंगे हम इसको, विब्रियो। चलिए दो तो क्लियर हुए, अब बचे अपने पास दो, शेप भी दो पड़े। तो ये आपको एकदम ऐसे छड़ी जैसा दिख रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं बेसिलस। ये क्या हो गया, बेसिलस, या जिसको बेसिलाई बी कह सकते हैं आप। तो ये हुआ तीसरा, और आपके चौथा बच गया, ये थोड़ा सा आपको तो मुड़ा हुआ या कुंडलित सा स्पाइरल सा दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरिला, या फिर जिसको हम कह रहे हैं स्पाइरिला। तो ए हो गया आपके कोकाई, बी बेसिलस, 3 स्पाइरिला, और डी हो गया विब्रियो। चलिए तो ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पड़े हैं ये सब के सब। तो ये पड़े मिलेंगे आपको कि फर्स्ट कोकाई चाहिए, और लास्ट विब्रियो, थर्ड स्पाइरिला, और सेकंड बेसिलाई। तो ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कांटेक्ट इज सो नोन एज, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में संपर्क के द्वारा डीएनए का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, उसको हम किस नाम से जानेंगे, कॉन्जुगेशन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ट्रांसडक्शन कहेंगे, या ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो ये आंसर अपना इसका होगा कॉन्जुगेशन। आंसर क्या है इसका, कॉन्जुगेशन, जिसको हम कहते हैं संयुग्मन, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, संयुग्मन नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, किस तरह से है, तो थोड़ा मोटे मोटे तौर पे इनके बारे में हम देखते हैं क्या है ये। देखो सबसे पहला नाम मिला है आपको कॉन्जुगेशन। चलिए, तो कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि इसमें दो बैक्टीरिया जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, और उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और यहां से जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके अंदर। ये प्रोसेस तो हो जाएगी आपके कॉन्जुगेशन पहली। दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया सेल है, उसके आसपास में कहीं डीएनए पड़ा है बाहर, तो ये क्या करती है, अपने आउटर एनवायरनमेंट से, यानी कि बाह्य वातावरण से ये बैक्टीरियल सेल को एक्सेप्ट करती है। तो किसी बाहरी वातावरण या एनवायरनमेंट से डीएनए को एक्सेप्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बचा अपने पास में ट्रांसडक्शन। क्या बना, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है, तो इसमें बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो या आनुवांशिक पदार्थ है वो किसी वायरस के थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किसके थ्रू किया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। बैक्टीरियोफेज जिसको हम कह रहे हैं जीवाणु भोजी। अब नाम में भले जीवाणु हो, लेकिन ये भाई साहब है कौन, ये है एक तरह का वायरस। कौन है ये, वायरस है। क्लियर है, तो अपना आंसर था कॉन्जुगेशन, तो हमने आंसर में दे दिया कॉन्जुगेशन। क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन आप कहते हैं डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनना। क्लियर है दोस्तों, तो आगे बढ़े। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमाइटोसिस इज शोन बाय, असूत्री विभाजन किस में पाया जाता है। अब पहली बात तो एमाइटोसिस होता क्या है, एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन, हमने समसूत्री सुना है, हमने अर्धसूत्री सुना है, ये असूत्री विभाजन क्या है, ये वो है जहां पर न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो डायरेक्ट डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है, दो पुत्री कोशिकाएं या दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण कर देता है। अब दो पुत्री केंद्रक बन गए, यानी कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र डिवाइड नहीं करते, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स है, तरकु तंतु है, जो डिवीजन के टाइम पर बनते हैं, ये भी यहां नहीं बनते। सीधा एक बैक्टीरियल सेल जो है, या कहेंगे जो सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो बना देगा, डॉटर न्यूक्लियाई या फिर पुत्री केंद्रक, और वो दो नई सेल्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसा अपने आंसर कि एमाइटोसिस किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको बैक्टीरिया में। कहाँ मिलेगा ये, बैक्टीरिया में। चलिए नेक्स्ट, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, यानी कि जो गाय और भैंस की आहार नाल है उनमें निम्न में से कौन से
निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो इनकी आहार नाल के अंदर या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट्स है, उसमें एक स्पेशल पार्ट मिलता है आपको जिसे हम कहते हैं रूमेन। क्या नाम होता है? रूमेन। और इनके रूमेन के अंदर स्पेशल टाइप के कुछ हम कहते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोजेंस। क्या नाम उनका? मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं? ये आगे जाकर के बायोगैस प्रोडक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये उनके वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि गोबर वगैरह में पी रहेंगे। भोजन या फूड के थ्रू आगे जाते हुए क्या करेंगे? ये गोबर तक पहुंचेंगे और वहां जाके उस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में क्रिया करके क्या बनवाएंगे? बायोगैस। तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो आंसर है आपका मिथेनोजेंस। उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में या फिर गट्स में, आहार नाल में क्या पाई जाती है? कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? मिथेनोजेंस। क्लियर? नेक्स्ट। तो अ फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज, कि कैसे और कहां काम आता है? तो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। किसके लिए कहा जाएगा? तो ये आप किसके लिए कहेंगे? तो ऐसा आपके लिए करेगा कौन? ऐसा करेगा आपके लिए क्लोस्ट्रीडियम। कौन करके देगा आपको ऐसा? क्लोस्ट्रीडियम। और ये क्या करके देगा? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। कैसे? तो हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन बहुत पड़ी है, कितनी? 78%। बट प्लांट को ये डायरेक्ट नहीं चाहिए। प्लांट इसको किस में से लेता है? ये नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करता है। इस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा तो इसको चेंज करने के लिए राइजोबियम भी ये काम करता है। राइजोबियम भी यही काम करता है, लेकिन वो फ्री लिविंग नहीं है, वो मुक्त नहीं पड़ा है, वो जड़ों के साथ में रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम, राइजोबियम कहाँ पड़ा है? रूट नोड्यूल में, यानी कि मूल ग्रंथि का गांठों के अंदर पड़ा है, गांठें बना के जड़ के अंदर जो गांठें हैं वहां पर, यानी कि ये तो सजीवन में यानी कि सिम्बायोसिस में। तो क्लोस्ट्रीडियम ऐसा है जो कि कैसा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। और वो कैसे पड़ा है? भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु, स्वतंत्र पड़ा है, फ्री लिविंग है। और एजेटोबैक्टर, तो एजेटोबैक्टर क्या है? ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम आता है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक, यानी कि मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है जैव उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following groups of plants are highly useful in increasing soil fertility? क्या निम्न में से या निम्न पादप समूह में से भूमि उर्वरकता यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सर्वाधिक लाभप्रद है? इनमें से कौन है सबसे ज्यादा लाभप्रद? तो इनमें से सबसे लाभप्रद है आपके जीवाणु। कौन है आपके बेनिफिशियल? आपके है बैक्टीरिया। कारण ये आपको क्या करके देंगे? ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देंगे। क्या करके देंगे? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देंगे। क्लियर है? आगे। तो अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक फाउंड इन, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घूमी हुई है, ट्रिकी है। क्या कहता है? अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक, प्रोकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट है, जो कि फाउंड इन किस में मिलेगा? पाइसम में, साइकस में, एलनस में या साइसर में। क्या कहता है कि निम्न में से कौन, किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थायीकारी सहजीवी पाया जाता है? शर्त फिक्स है, सहजीवी है यानी कि पौधे के साथ होना चाहिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थायी कारक मतलब नाइट्रोजन को फिक्स भी करना चाहिए। तो इसका आंसर है आपके साइकस। इस प्लांट के साथ में आपको एक नीलरी शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, और उस साइनोबैक्टीरिया का नाम है आपके एनाबीना साइकेडा। क्या नाम है? एनाबीना साइकेडा, जो कहां है? साइकस की जड़ों में। जो कहां मिलेगा आपको? साइकस की जड़ों में। और वहां से ये सहजीवी हो गया, सिम्बायोंट हो गया, और नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। तो ये क्या हो गया आपके आंसर? साइकस। कौन है इसके साथ में? एनाबीना साइकेडा, साइकस की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज कैरियर बिकॉज, यानी कि डीएनए प्लाज्मिड को वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों? हमने अभी कहा था प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं वाहक के रूप में? तो इसके पास कुछ तो ऐसा होगा जो ये आगे जाने के बाद में एक्सप्रेस करवाएगा, या किस तरह से, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका आंसर है आपके इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट या फिर जीन्स, कि इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं।
यानी कि प्लाज्मिड को हम जब वाहक के तौर पर काम में लेंगे तो उसमें उपस्थित ये जो जीन है, कौन, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये उनके किसकी तरह काम करेंगे, ये उनके लिए मार्कर साइट या फिर चिन्हक स्थल के तौर पर काम करवाएंगे। इस तरह से ये उनके साथ काम करवाएंगे। तो आंसर है अपना कि इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, कैटल रेंचेज आर नॉन टू कॉज एक्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू, यानी कि पशु फार्म जहां पर हम एनिमल्स वगैरह को रखते हैं, उनकी जब कहेंगे ब्रीड बढ़वाते हैं, उनकी संख्या बढ़वाते हैं, तो पशु फार्म्स को तीक्ष्ण और तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण माना जाता है। उसको हम बहुत बड़ा कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्यों, तो वहां पर कैटल्स है, यानी कि मवेशी, और मवेशियों में क्या आता है, गाय भैंस आदि ये, और इनके आमाशय या कहेंगे इनके स्टमक में या इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस जैसा हमने पहले ही कहा क्या बनवाते हैं, ये बायोगैस। क्या बनवाएंगे, ये बायोगैस, और बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मिथेन। तो ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, और साथ में कौन मिलेगी, CO2। तो आंसर है अपना कि रूमेन में मिथेनोजेंस या मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम आ रही है। और ये कहाँ से आए, तो ये कैटल्स या जो ये मवेशी है गाय भैंस, इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में रूमेन के अंदर पड़े होते हैं ये मिथेनोजेंस। चलिए नेक्स्ट, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, कार्बन चक्र में सम्मिलित बैक्टीरिया की मुख्य भूमिका क्या होती है, कि कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया मेनली कर क्या रहा है, वहां पर क्या काम है उसका। तो बैक्टीरिया देखिए क्या करता है, एनवायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया या जीवाणु किसकी तरह काम करता है, डीकंपोजर, यानी कि अपघटक। और अपघटक का काम क्या होता है, डीकंपोज करना या अपघटन करना, यानी कि तोड़ना, उसको तो छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ऑप्शंस क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, नहीं। एसिमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन यौगिकों का स्वांगीकरण नहीं करवाएगा। कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस मतलब रसायन संश्लेषी, नहीं। लेकिन डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिकों का पाचन और टूटना, तो अपघटन को यही तो करना है। अपघटन वैसे ही तोड़फोड़ करने का काम करती है। तो ये लीजिए, कार्बन चक्र में बैक्टीरिया का काम है जो अपने पास में जो उसको कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ये बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग ऑफ द क्रॉप, इट्स डिजीज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पैथोजन। आपको इस दी गई लिस्ट में से सही रोग, फसल और रोगजनक को निकालना है, छांटना है उसको, इसके बारे में देखना है क्या है। तो सबसे पहला बीमारी फसल दे रखी है नींबू, उसके अंदर रोग है सिट्रस कैंकर या कैंकर वाला, सही है यहाँ तक। अब होता किसके थ्रू है, पैथोजन कौन दिया है इसका, स्यूडोमोनास रुब्रीलाइनियंस, नहीं है ये। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है आपके, वो होता है ज़ेंथोमोनास। कौन होता है, ज़ेंथोमोनास सिट्राई, यानी कि ये ऑप्शन ये तो गलत है, हमें सही जोड़ा ढूंढना है। नेक्स्ट, आलू पोटैटो, इसके अंदर लेट ब्लाइट डिजीज किसके कारण बताई गई है, फ्यूजेरियम उडम, तो ये इसके कारण नहीं होती, ये होती है फाइटोप्थोरा, ये होती है फाइटोप्थोरा के कारण। तो ये भी इसका आंसर सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बनता है, ब्रिंजल या बैंगन में रूट नॉट डिजीज किसके कारण से होती है, किसके कारण से, तो मेलोडिगाइनी इंकोग्निटा। तो दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शन सही है, इसी के कारण ये होती है मेलोडिगाइनी इंकोग्निशिया। नेक्स्ट, पिजियन पी या अरहर की जो दाल जैसे होती है, तो उसके अंदर सीड गॉल डिजीज, और ये किसके कारण से होती है, ये दिया है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, नहीं, ये इसके कारण नहीं होती, ये होती है निमेटोड के कारण। निमेटोड कहाँ आती है, ये आते हैं एस्केलमिंथीज में, जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं वहां पर निमेटोडा कहा जाता है एस्केलमिंथीज, राउंड वर्म्स को, तो ये उसमें आते हैं। तो अपना आंसर क्या है, ब्रिंजल वाला ऑप्शन, ये सही है। क्लियर, तो ये एकदम सही जोड़ा है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट कहता है कॉज ऑफ मैड काउ डिजीज इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में मैड काउ डिजीज का कारण, रोग का कारक क्या है। तो इंग्लैंड में जो मैड काउ डिजीज बेसिकली वहां पर फैली हुई जानवर में एक बीमारी है, तो ये किस प्रकार की है और किसके कारण से होती है। तो वीरियंस क्या है, वीरियंस बेसिकली होता है वायरस का ही एक छोटा कण, वायरस का ही एक छोटा पार्टिकल जो सेम वायरस के जैसा है लेकिन वायरस की तरह ही काम भी करता है, बीमारी फैला सकता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है आपके अंदर पूरी, और आपके अंदर नहीं मतलब एनवायरनमेंट में, स्क्रैपी प्रोटीन और वायरल प्रोटीन। तो इसका आंसर है आपके स्क्रैपी प्रोटीन। क्या है इसका आंसर, स्क्रैपी प्रोटीन। क्या होगा यहां पर, तो स्क्रैपी प्रोटीन बेसिकली इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको हम जानते हैं प्रियोन। किस नाम से जानते हैं इसको, प्रियोन। क्या होते हैं प्रियोन, जस्ट लाइक वायरस। किसके जैसे हैं ये, वायरस के जैसे। बट क्या कि इनके पास में, प्रियोन्स के पास आरएनए या डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ मिलेगा क्या, प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड लेयर, प्रोटीन परत, सिर्फ ये मिलती है इनके पास। और ये बीमारी फैला रहे हैं मैड काउ डिजीज, इंग्लैंड के मैड काउ डिजीज। कारण क्या है, स्क्रैपी प्रोटीन, इसको कहा गया है स्क्रैपी प्रोटीन, जो कि एक तरह के क्या है, प्रियोन्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन बींग्स, के निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। कौन है जो यहाँ पर मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकता है। तो पहले तो देखिए इनमें से बैक्टीरिया कहाँ, तो टीएमवी और जेंथोमोनास सिट्राई, पिलोबोलस और एस्चेरिचिया कोलाई। तो टीएमवी तो पहले ही गायब हो गया क्योंकि ये बैक्टीरिया है ही नहीं, ये है आपके टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये तो पहले ही ऑप्शन गलत। अब इनमें से कौन है जो मनुष्य में रोग फैला सकता है, तो ये मिलेगा आपको एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। कहाँ, तो ये मिलता है आपको आपकी इंटेस्टाइन में, यानी कि आंतों में प्रेजेंट है ये। बट अगर वहां है, बेनिफिशियल है, तो ये आपको बीमार कैसे कर सकता है, तो अगर यहां से बाहर निकला, अगर वो आंतों या इंटेस्टाइन से बाहर निकला, तो अगर यहां से बाहर निकलकर दूसरे सिस्टम में चला जाए, दूसरे भागों में पहुंच जाए, तो ये कैसा होगा, रोगजनक होगा, पैथोजेनिक होगा, बीमारी ला सकता है। क्लियर। तो कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई जो कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट, क्राउन गॉल इज कॉज्ड बाय, क्राउन गॉल किसके द्वारा होता है, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल है क्या ये, पहले तो क्राउन गॉल, इसमें क्या होता है कि जो जड़ें हैं, रूट्स है, यहां से बैक्टीरिया एंटर करता है, रूट से क्या करता है, बैक्टीरिया एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में वो जड़ों की जो सेल्स है, उन सेल्स में असमान विभाजन यानी डिवीजन करवा करके नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा और अंदर जाके क्या बनवा देगा, ट्यूमर बनवा देगा, गांठें बनवा देगा, ट्यूमर या गांठें बनवा देगा। तो ये होता है क्राउन गॉल डिजीज। अब ये किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, अर्वीनिया और क्लोस्ट्रीडियम। तो भाई साहब ये होता है, आप कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के कारण। क्राउन गॉल डिजीज का कारण कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके पास में पाया जाता है प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को आप कहते हो टीआई प्लाज्मिड। तो ये एग्जैक्ट जब जीवाणु या जो ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, ये जब प्लांट की रूट्स में एंटर करता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है, टीआई प्लाज्मिड। वो रूट्स में सेल के पास जाकर के टीआई प्लाज्मिड को उसके अंदर छोड़ देता है, और अंदर जाने के बाद में टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब जो गांठें बनवाएगा, तो यही काम है इसका। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। चलिए चलो 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 आगे बढ़ो। तो ड्यू टू विच द टेंडेंसी टूवर्ड्स अबॉर्शन इज फाउंड इन वुमन, किसके कारण स्त्रियों में गर्भ गिरने संबंधी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इनमें से कौन ऐसा कारण है जो अबॉर्शन या गर्भपात की तरफ या उसकी कंडीशंस बना देता है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो आपका आंसर है माइकोप्लाज्मा। कौन है आंसर? माइकोप्लाज्मा। क्या करता है ये? तो देखो हमें पता है कि जो माता या मदर है उसके द्वारा न्यूट्रिशन को भ्रूण में या गर्भ में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जा रहा है उसको? गर्भ में या फीटस में। क्या पहुंचा रहे हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। अब ये काम माइकोप्लाज्मा होने नहीं देता। माइकोप्लाज्मा इस ट्रांसमिशन को क्या कर देता है? रोक देता है। माइकोप्लाज्मा क्या करता है? इसको रोक देता है। तो जब गर्भ तक नहीं पहुंचेगा, अगर एग्जैक्ट हम कह रहे हैं कि इसमें गर्भ में नहीं पहुंचेगा पोषण, तो वहां पर हो जाएगा अबॉर्शन, यानी कि गर्भपात। क्लियर? तो ये कंडीशन बनती है इसके लिए। तो स्त्रियों में गर्भपात के लिए कौन है ज्यादा जरूरी, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नोस्टॉक एनाबिना टेक्स प्लेस इन। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नोस्टॉक या एनाबिना में किसके द्वारा होता है? कौन है जो इसके लिए करके देगा? तो अपने पास ऑप्शंस है, हेट्रोसिस्ट में, वर्ती कोशिका में, एकाइनेट्स में, या फिर हार्मोगोनिया में। किसके द्वारा होगा ये? तो ये आपका आंसर है हेट्रोसिस्ट। आंसर क्या है इसका? हेट्रोसिस्ट। क्या होती है हेट्रोसिस्ट? तो ये बैक्टीरिया, ये जो अपने साइनोबैक्टीरिया है, तो ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में विशिष्ट संरचना है जो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। प्लांट में मतलब साइनोबैक्टीरिया में मिलेगी, बाकी वर्ती कोशिका में इसमें नहीं होगी, वेजिटेटिव सेल में, एकाइनेट्स में भी नहीं, और हार्मोगोनिया में भी नहीं। और एकाइनेट्स वगैरह ये क्या है? तो ये विपरीत या एडवर्स कंडीशन में विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशंस में बनते हैं। और ये होते कैसे हैं? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसी है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अपना आंसर है हेट्रोसिस्ट, बट बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लू ग्रीन एल्गी? नोस्टॉक, एनाबिना, लाइकेन्स या ओलोसिरस। यानी कि निम्न में से कौन सा नीलरी शैवाल नहीं है जो ब्लू ग्रीन एल्गी ही नहीं है? तो इनमें से आपका ऑप्शन आया लाइकेन। आंसर क्या है अपना? लाइकेन। क्यों? क्योंकि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब सहजीवी संबंध है। क्या है लाइकेन? सहजीवी संबंध। किस किस का? इसमें आपको उठा के लानी है एक तो एल्गी, और साथ में उठा के लानी है फंजाई। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध कहलाता है लाइकेन। शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध कहलाता है लाइकेन। क्लियर है? तो इस लाइकेन को हम नहीं कह रहे नीलरी शैवाल, बाकी ये सारे क्या है? नीलरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट, द नेम साइनोबैक्टीरिया रेफर्स टू। साइनोबैक्टीरिया शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है नीलहरित शैवाल के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। और इस साइनोबैक्टीरिया को भी थोड़ा सा इसका भी हिस्ट्री देखें कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसको पहले पादप जगत में, प्लांट किंगडम, कहां पर? प्लांट किंगडम की जो क्लास थी, वर्ग था, नाम था उसका साइनोफाइसी। क्या नाम था उसका? साइनोफाइसी। यहां रखा गया था, पहले यहां रखा था, लेकिन बाद में कहा नहीं कि जो ये नीलरी शैवाल है ये कैसी होती है? प्रोकैरियोट। और जो प्लांट किंगडम है ये कैसा होता है? यूकैरियोट। तो पहले तो उन्होंने वहां रखा, लेकिन बाद में इसको यहां से निकाल करके डाल दिया गया उसको मोनेरा किंगडम में, बाद में मोनेरा में रख दिया साइनो बैक्टीरिया के रूप में। साइनोफाइसी से उठा के लाए थे इसलिए उसको नाम वही साइनो दिया, और बैक्टीरियाओं के साथ में रख दिया तो साइनो बैक्टीरिया नाम पड़ गया। चलिए नेक्स्ट, सिंगल फिलामेंट ऑफ नोस्टॉक विदाउट म्यूसिलेज सीथ इज नोन एज। यानी कि जो नोस्टॉक के अंदर एक सूत्र में
नॉस्टॉक में एक सूत्र जिसके चारों ओर म्यूसिलेज आवरण ना हो, म्यूसिलेज आवरण ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए नाम आता है आपके पास ट्राइकोम्स। क्या कहते हैं हम उसको? ट्राइकोम। आंसर तो ये हुआ। अब हाइफी क्या है? हाइफी को आप कहते हैं कवक तंतु। जो आप फंगस पढ़ते हैं, फंगस या जो फफूंद हम कहते हैं, वो देखते हैं तो वो आपको ऐसे से पूरा जाले के रूप में दिखाई देता है। वो ऐसे बहुत से ऐसे क्या होते हैं? जाले के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो पूरा जाला है इसे तो हम कहेंगे कवक जाल या फिर माइसीलियम, कवक जाल या फिर माइसीलियम। और इसका अगर एक सिंगल थ्रेड हम निकालें तो ये कहलाता है कवक तंतु। क्या कहलाएगा? कवक तंतु या फिर हाइफी। तो अपना आंसर क्या है? ट्राइकोम। और माइसीलियम हमने अभी पढ़ा कवक जाल, कवक तंतुओं का जाल कवक जाल। और कॉलोनी ये बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरिया जब अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो वो संख्या बढ़ा करके क्या करते हैं? वो आगे जाकर के जीवाणुओं की कॉलोनी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? कौन सा गलत है? एक एक पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नॉन एज या कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलरी शैवाल भी कहते हो। बिल्कुल कहते हैं, सही है ये। नेक्स्ट, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइट्स। तो आप स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिट्स भी कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ये कथन गलत है। ये नहीं होगा कि यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। नो, इनको आप सत्य जीवाणु कहते हैं, आधुनिक जीवाणु कहते हैं। तो आपका आंसर तो यही बन गया, आपका आंसर यहीं पर आ गया। क्लियर है? तो क्या बना कि यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है हार्मोगोनिया आर द वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ। कि हार्मोगोनिया कायिक प्रजनन संरचना के रूप में किस में पाया जाता है? कायिक जनन संरचना के रूप में, यानी कि कायिक जनन के लिए किस में काम आ रहा है ये? तो ये काम आ रहा है ऑसिलेटोरिया में। किस में काम आ रहा है? ऑसिलेटोरिया में। और बाकी वाले सब किस में करेंगे? तो ये करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये कायिक जनन किससे करेंगे? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? विखंडन द्वारा। और ये तो वैसे ही एसेक्सुअली, यानी कि इसमें क्या है? अलैंगिक जनन है। और किसके द्वारा होगा? जूस्पोर के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? जूस्पोर के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि स्पाइरुलिना इज अ। स्पाइरुलिना क्या है? तो स्पाइरुलिना आपके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना आपके लिए फंजाई है, स्पाइरुलिना आपके लिए टेरिडोफाइट है या फिर ब्रायोफाइट है। तो स्पाइरुलिना आपके लिए मोनेरा का सदस्य है और ये क्या है? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। और स्पाइरुलिना का उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है और इसमें पोषक मात्रा ज्यादा पाई जाती है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू प्रेजेंट होगी इसके अंदर और इसको हम पशु चारे के रूप में भी काम में लेते हैं। बाकी कवक, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम के एग्जांपल है, जबकि कवक खुद एक अपना पूरा के पूरा किंगडम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरियाज आर। क्या है ये चीज? कि साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक होते हैं। झिल्लीदार प्रसार वाले अर्थात झिल्ली के ही प्रसार से बनने वाली संरचना। कि अगर हम कहते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर है तो इसमें झिल्ली के ही प्रसार से कुछ अंदर की तरफ स्ट्रक्चर बन जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे रहे हैं क्रोमेटोफोर। क्या नाम देंगे हम इनको? क्रोमेटोफोर, मतलब वर्णकी लवक। इनको वर्णकी लवक भी कहते हैं। तो ये जो एक्सटेंशंस है, इन एक्सटेंशंस को हम क्रोमेटोफोर नाम से जानते हैं। क्या है? साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंशन है, जो कि एक्स्ट्रा आउटग्रोथ के कारण बनी है। बाकी हेट्रोसिस्ट, आधारकाय और श्वसन मूल। हेट्रोसिस्ट हमने पहले पढ़ा है, प्रतिकूल परिस्थितियों या जो एडवर्स कंडीशन है उस टाइम पर ये रिप्रोडक्शन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाती है। फिर
आधार का है तो ये जो फ्लैजिला स्ट्रक्चर होती है उसका बेसल पार्ट, वैसे ही ये साइनोबैक्टीरिया में भी बेसल पार्ट के लिए। और श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर, ये तो आप जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि जो जड़ों का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है, उनमें कुछ रूट्स ऐसी होती है जो क्या करती है, जो दलदल इलाकों पर पाई जाती है, जो दलदल वाले इलाकों पर मिलेगी जहाँ कीचड़ वगैरह ज्यादा हो, तो वहां पर क्या है कि उनको जमीन के अंदर, उस कीचड़ के अंदर उन जड़ों को वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो जड़ें क्या करती है, वापस से भूमि से बाहर की तरफ निकलने लगती है, कुछ इस तरह से कि अब वो जड़ें हैं तो वो जड़ें जमीन से वापस बाहर निकलने लगती है और बाहर निकल करके आएगी और वातावरणीय ऑक्सीजन का उपयोग करेगी। क्लियर है? तो अपना आंसर है क्रोमेटोफोर, जिसको हम और किस नाम से जान रहे हैं, वर्णकी लवक, वर्णकी लवक। चलिए नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा है। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। एनाबिना एंड नॉस्टॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, यानी कि एनाबिना और नॉस्टॉक स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के योग्य है, तो इनकी स्पीसीज फ्री लिविंग स्टेट में भी कर सकती है। तो ये आपका कथन कैसा हो गया, ये तो सही हो गया। हमें चूज करना है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को लाना है, तो पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट, रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, मतलब मूल ग्रंथिका बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वायुजीवियों की तरह रहते हैं। सही है, ये फ्री लिविंग कंडीशंस में वायुजीवियों की तरह, यानी कि जो एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। फिर है फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मेम्ब्रेनस सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल प्रोटीन, यानी कि फॉस्फोरस कोशिका झिल्लियों, कुछ न्यूक्लिक अम्ल तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है, रचक अर्थात बनाने वाला, तो सभी में ये पाया नहीं जाएगा, सभी में ये पाया नहीं जाएगा। ये अपना है रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई एक ही पूछा गया है तो यही मिल गया। चलो अगला पढ़ भी लेते हैं। नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर रसायन स्वपोषी, जी बिल्कुल, ये नाइट्रोजन की उपस्थिति में काम करवा रहे हैं, तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर दोनों ही कैसे हैं, रसायन स्वपोषी है, तो कथन तो आपका ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या बना, अपना आंसर है यहां पर सी। आंसर क्या है अपना, सी। नेक्स्ट कहता है लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन perspiration, saliva, tears and destroys, कि पसीने, लार तथा आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम, जो अपनी आंखों में प्रेजेंट है, आंसू जो लार है आती, तो इनके अंदर जो लाइसोजाइम मिलता है, इनमें से किसको नष्ट करता है, वो लाइसोजाइम किसको नष्ट करने के लिए काम आता है, तो ये काम आएगा आपके कुछ प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज के लिए, इनको नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम्स काम आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एकदम से कभी अगर आंखों में पानी आ रहा है तो वो आंखों में पानी जो है तो वो एक्चुअल में आंसू के समान, तो वो आंसू के अंदर जो है उपस्थित होते हैं लाइसोजाइम्स, जो आंखों का बचाव कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, कि वातावरणीय परिस्थितियां, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के थ्रू कैसे, अगर वो बैक्टीरिया वगैरह आपकी आंखों के अंदर एंटर कर जाए तो वो और ज्यादा अंदर ना जाए, तो लाइसोजाइम्स उनको वहीं पर डैमेज करने का काम करते हैं। लेकिन हमने कहा कुछ प्रकार के ही, क्यों कुछ प्रकार के, इसलिए क्योंकि सभी प्रकार के जीवाणु एक जैसे नहीं है, अलग अलग होते हैं, सबका जो आवास है, सबकी जो कंडीशंस है वो अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली इंप्रूव्ड बाय बैक्टीरिया फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया आनुवांशिक रूप से सुधरा हुआ है, आनुवांशिक रूप से कौन सा सुधरा हुआ है, तो देखो स्यूडोमोनास, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं आनुवांशिक रूप से सुधरा हुआ, यानी कि जेनेटिकली इंप्रूव्ड, अर्थात उसके आनुवांशिक पदार्थ में, उसके आनुवांशिक पदार्थ, या जिसको हम कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में क्या की जाएगी, छेड़छाड़ की जाएगी, और छेड़छाड़ करके उसको बेटर बनाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी यही तो करती है, आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कुछ छेड़छाड़ करेगी, उसमें कुछ पॉइंट्स में, या कहेंगे उसके डीएनए आरएनए के अंदर चेंजेस करके उससे अपने फायदे के लिए बेटर कंडीशन उपलब्ध करवा करके चीजें बनवाती है। तो इसमें अपना आंसर है स्यूडोमोनास। इसको जेनेटिकली इंप्रूव किया गया है, और इंप्रूव करवा के क्या किया गया है,
तो इनके थ्रू कि अगर हम कहते हैं कि इनको इम्प्रूव करवा दिया जाए, सुधार दिया जाए जेनेटिकली, तो इनसे ये जो रासायनिक पदार्थ जैसे कि पेट्रोलियम, तेल, पेट्रोलियम, तेल आदि का अपघटन करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं इनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑयल एक्सेट्रा। इससे कहाँ फायदा लिया जा सकता है? तो हमें पता है कि जो ये बड़े बड़े शिप्स होते हैं, इनकी जो जहाजें हैं जिनसे समुद्री यात्रा के द्वारा या ओशियनिक वे के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जो तेल रिसाव की घटनाएं होती है, पानी के ऊपर एक परत बन जाती है, और पानी के ऊपर परत बन जाने से क्या होगा कि वो पानी के अंदर लाइट या जो प्रॉपर एयर वगैरह वो अंदर पहुंच नहीं पाती, तो अंदर वाले जो एनिमल्स या जो जीव है या जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाती। तो वो जो पानी के ऊपर तेल की परत वगैरह है जो रिसाव के कारण ये जम जाता है, तो हम इसका उपयोग करके स्यूडोमोनास को और बेटर करके उसको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम पेट्रोलियम, तेल प्रोडक्ट वगैरह ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स है इनको अपघटित या डिकम्पोज करवा सकते हैं। ये काम है, तो ये आप स्यूडोमोनास को इस रूप में काम में लेते हैं। अगला है ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। एक कंडीशन है जहां पर मिडल ईयर, अपने ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? तो ओटाइटिस मीडिया, मध्यकर्ण में सूजन किसके कारण है? तो मध्यकर्ण वाला हिस्सा, तो एग्जैक्ट ये किसके कारण है? ये है माइकोप्लाज्मा के कारण। किसके कारण है ये? माइकोप्लाज्मा के कारण। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट, मोनेरा पॉजेज, यानी कि मोनेरा में निम्न में से कौन सा कथन है जो मोनेरा के लिए है? कौन सा स्टेटमेंट मोनेरा के लिए है? कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्मा। क्या कहता है? कि चिल्लीबद्ध न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो पहली बात तो मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, तो इसके अंदर आपको चिल्लीबद्ध या मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंडेंस्ड टुगेदर इन कॉम्पैक्ट मासेस, मतलब कि जीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन संघनित होकर सघन द्रव्यमान में व्यवस्थित होते हैं। अगेन उनके अंदर, जीव द्रव्य के अंदर या जो कहेंगे साइटोप्लाज्म में, ये जीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट मींस जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रहता है, क्योंकि उसको बांधने वाला स्ट्रॉन्ग प्रोटीन ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में ये चीज नहीं मिलती है, वहां पर वो खुला पड़ा रहता है, वहां पर वो और ज्यादा लूज कंडीशन के अंदर है, तो वो आपको वहां संघनित या फिर कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाई देना नहीं बनता। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्रोटीन्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंसेस, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन प्रत्यक्ष रूप से शेष कोशिकीय पदार्थ के साथ संपर्क में है। ये कंडीशन थोड़ी हमें समझ में बैठ रही है, क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, दैट मींस उनका आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है? डायरेक्ट, सीधा की सीधा जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके कांटेक्ट में है, कारण उन जेनेटिक मटेरियल को या न्यूक्लियोप्रोटीन को बांधने वाला, कवर करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो अपना आंसर यही था, इसके बारे में बताना था वैसे दिए, लेकिन अगला पॉइंट भी पढ़ते हैं। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, मतलब केवल स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल संगठित होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है कि इनमें अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है, जिसको आप प्लाज्मिड नाम देते हो, तो ये भी स्टेटमेंट अपने लिए नहीं है। तो अपना आंसर क्या बना? सी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंसेस। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, कि निम्न में से किसके समुद्र, गहरे समुद्र में या जल में पाए जाने की संभावना है? कौन डीपेस्ट मिल सकता है आपको समुद्र की गहराई में? तो देखो, मृतजीवी कवक की बात करें या आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में से देखें तो हमने याद करो कि जो आर्की बैक्टीरिया है आपके लिए ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। ये कहता है मेरे को कहीं भी भेज दो, जहां लाइफ नहीं है वहां भी भेज दो, मैं देख लूंगा, क्योंकि हमने आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। हमने उसको किया था मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और साथ में थर्मो एसिडोफिल्स।
तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो हम कहते हैं चरम अवस्थाएं जो बनती है, जहां पर जीवन की संभावना भी ढंग से ना देखी जाए, वहां पर भी आपको ये आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर मिल जाते हैं। तो गहरे समुद्र में आपको कौन मिल जाएगा? आर्कीबैक्टीरिया। ऑप्शंस थोड़ी ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, तो ये आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर? तो नेक्स्ट, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। मोटाइल बैक्टीरिया दैट मीन्स जो मोशन कर सकते हैं। मोटाइल मीन्स चलायमान। मोटाइल मीन्स क्या हो गया? चलायमान। तो ऐसा जो चलायमान जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो किसके कारण मोशन कर पाते हैं? देखो कल ही हमने एक डायग्राम दिया था, छोटा सा देखा था, शुरू से देखते आ रहे हैं, तो उसमें जो उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, उसमें एक चाबुक समान संरचना निकली रहती है बाहर। उसमें से एक चाबुक समान संरचना निकली रहती है, हमने कहा जिसके अंदर मोशन होगा, जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये बनेगा, और इसको हमने नाम दिया था फ्लैजिला। क्या नाम दिया था? फ्लैजिला। जो बनी थी किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन कौन सी? फ्लैजिलीन। प्रोटीन कौन सी? फ्लैजिलीन। तो ये इसके अंदर काम आता है। तो आंसर अपना बन गया कसाबिका या फ्लैजिला। बाकी पक्ष्माभ आकार में छोटे होते हैं और संख्या में कई होते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस पक्ष्माभ और कसाबिका यानी कि सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, जबकि फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं लेकिन साइज में बड़े होंगे। और वहीं रही बात अगर पिलाई और फिम्बरी, तो ये पिलाई जो है वो सेक्स पिलाई यानी कि जनन क्रिया के लिए काम आती है, और फिम्बरी क्या है? तो ये अटैचमेंट के लिए, किसी सतह से जुड़ने के लिए जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल की हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला कहता है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक, मतलब गलत कथन को चुनना है आपको। तो प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर आपको पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषीय विषमभोजी दोनों प्रकार की तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आप याद कीजिए 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम प्रोटिस्टा को। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो इनमें जो क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट है ये दोनों प्लांट जैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो वो कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दोनों तरह का पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, सम फंजाइज आर एडिबल। कुछ कवक खाने योग्य बिल्कुल है, हम खाते भी है। जैसे कि हम कहते हैं यीस्ट जो है, यीस्ट या सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, उससे ब्रेड वगैरह या बेकरी के आइटम्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो मशरूम है वो भी कवक है, फंगस है, और वो भी हम खाते हैं। तो भाई साहब ये भी स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। ओहो, ये पॉइंट गलत हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ये मोनेरा बार बार नाम आ रहा है, नाम आते ही हमने कहा ये तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट है तो इसके पास में मेम्ब्रेन या झिल्ली जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। कारण क्योंकि मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट के पास में केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट है अपना गलत। आंसर यहीं तक में आ चुका है। आगे बढ़ लेते हैं फिर भी कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। तो जंतु जगत के पास या एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो सही है, हमारे पास में नहीं है सेल वॉल। तो अपना आंसर क्या बना कि मोनेरा के अंदर कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये स्टेटमेंट आता है अपना गलत वाला, और आंसर है सी। नेक्स्ट कहता है कि सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से कौन से है जिनका मैचिंग नहीं बैठ रही? ऐसे कौन से हैं ये दो जिनका जोड़ा भगवान ने बनाया ही नहीं है? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स, मिथेनोजन प्रोकैरियोट है, बिल्कुल है। मिथेनोजेंस को आप कहां रखते हो? आर्कीबैक्टीरिया में। कहां रखते हो इसको? आर्कीबैक्टीरिया में। मिथेनोजेंस को कहां रख रहे हैं हम? आर्कीबैक्टीरिया में। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं बच्चों? चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। साथ साथ में आप आंसर्स भी देते जाइए। तो मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट है, आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बेमेल है ही नहीं ये चीज, तो ऊपर वाले ने रब ने बना दी जोड़ी इनकी, तो ये लीजिए सही है। फिर गैस रजदानिया हरित जीवाणु, हरित जीवाणु यानी कि जो ग्रीन बैक्टीरिया है उनके अंदर गैस वैक्यूल्स बनती है, बिल्कुल बनती है। गैस वैक्यूल्स, वैक्यूल यानी कि खाली जगह है, तो वहां पर वैक्यूल के अंदर गैस कलेक्ट रह सकती है। नेक्स्ट, बड़ी केंद्रीय रसदानियां और जंतु कोशिका मींस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल्स।
ये थोड़ी सी बात खटक रही है। कैसे खटक रही है? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर रिक्तिका या तो होती नहीं है, या रिक्तिका या जिसको हम रसधानियां कह रहे हैं, चलिए रसधानियां लिख देते हैं इसके लिए, कि इनके अंदर रसधानी या तो होती नहीं है, और अगर होगी तो बहुत ही छोटी छोटी सी होगी, स्मॉल इन साइज। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल, ये वाला जोड़ा मेरे तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि साइंस नहीं बिठा रही, बायो ही नहीं बिठा रही, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत कथन आ गया। लार्ज वैक्यूल्स वाला ये अपना आंसर है। और प्रोटिस्टा ससीम केंद्र की यानी कि यूकैरियोट, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो कौन नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है सैकेरोमाइसीस, जो कि किसका नाम है? यीस्ट का। किसका नाम है? यीस्ट का। और ये भाई साहब किस में आते हैं? ये आते हैं आपके फंजाई में, कवक जगत में आते हैं। और पूरे कवक जगत की इकलौती एक कोशिकीय कवक है ये, यूनिसेल्युलर है इकलौती फंगस। तो ये हुआ। फिर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, मतलब प्रोकैरियोट है। नॉस्टॉक प्रोकैरियोट है। ऑसिलेटोरिया प्रोकैरियोट है, ये तो वैसे भी आपके साइनोबैक्टीरिया में आ गया। तो ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोट है, लेकिन सैकेरोमाइसीस या यीस्ट वाला जो ऑप्शन है ये अपने प्रोकैरियोट नहीं है। ओके, नहीं है। तो सैकेरोमाइसीस यीस्ट वाला जो मेंबर फंगस में आता है। और फंगस कैसी होती है? फंगस होती है आपके यूकैरियोट। फंगस कैसी होती है? यूकैरियोट होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय अ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सॉरी, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, यानी कि किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं मिलती, किसके द्वारा ऑक्सीजन नहीं मिलती? तो देखो नाम थोड़ा थोड़ा घूम फिर के जब आया, घूम फिर के आया, तो घूम फिर के आते आते ये नाम पहले ही दे गया कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है इसका रिलीज करने में। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करवा रहे, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये इसका आंसर। बाकी नॉस्टॉक, साइकस और कारा ये आपको ऑक्सीजन वाली प्रेजेंस में दिखेंगे, ये ऑक्सीजन देंगे। फिर आता है नेक्स्ट, थियोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। अब ये जो थियोबैसिलस है जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं? कौन सा काम है जो थियोबैसिलस करके देंगे? वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प, रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण करवा के देंगे यानी कि केमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन करके देंगे, या नाइट्रीकरण नाइट्रिफिकेशन करके देंगे, या विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन करके देंगे। तो ये भाई साहब आपको थियोबैसिलस क्या करके देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण ये करके देंगे आपको थियोबैसिलस। फिर नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर, यानी कि फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में जो रूट नोड्यूल्स है उनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज हो रही है यानी कि उत्प्रेरित हो रही है, उनका उत्पाद क्या बनेगा? अब नाइट्रोजिनस वाले हैं यानी कि क्या नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का लेन देन चल रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? क्या अमोनिया और ऑक्सीजन होगा, केवल नाइट्रेट होगा, केवल अमोनिया होगा, या फिर अमोनिया और हाइड्रोजन होगा? तो आपके इसका आंसर है कि अमोनिया और हाइड्रोजन ये दोनों मिलेंगे उनके उनके प्रोडक्ट में। किनके? कि फलीदार फलों वाले पादप जो है उनकी जड़ों की ग्रंथिका यानी कि जो रूट नोड्यूल है, उन रूट नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम की प्रेजेंस में जो पूरी रिएक्शन होगी, पूरा के पूरा अभिक्रिया होगी, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन है? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना है, चलो बस सिंपल सा है। क्या करना है हमें? स्लाइम मोल्ड मृत जीवी जीव होते हैं जो मोनेरा जगत में। स्लाइम मोल्ड मृत जीवी जगत मतलब मृत जीवी जीव है, सेप्रोफाइट्स पूछा जा रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, तो मोल्ड या कवक है ये नाम आता है, ये तो फिक्स है कि ये आप इसको डाल सकते हैं मृत जीवी के अंदर सेप्रोफाइट्स में। बट जो मोनेरा जगत में यहां पर नहीं जची, क्योंकि जो है ये प्रोटिस्टा में होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है।
इसको मोनेरा में नहीं रखा गया स्लाइम मोल्ड को, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, यानी कि माइकोप्लाज्मा में डीएनए, राइबोसोम और कोशिका भित्ति होती है? नहीं होती है। हम पहले से कहते आ रहे हैं माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति तो है ही नहीं। माइकोप्लाज्मा के पास माइकोप्लाज्मा याद कर लो, क्या कहता है माइकोप्लाज्मा? पहली बात तो कहाँ पे रखा गया है इसको? इसको रखा गया है मोनेरा में। कहाँ रखा गया है इसको? मोनेरा में। कहते क्या है इसको? इसको कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। कारण क्या है ये कहने का पादप जगत का जोकर? कारण इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास में सेल वॉल नहीं होती। इसके बाकी सारे मेंबर्स के पास में, लेकिन इसके पास नहीं, तो ये उन सबके बीच में जोकर हुआ बेचारा, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो जितनी भी एंटीबायोटिक आप लेते हो, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है, वो एंटीबायोटिक्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो एंटीबायोटिक्स जो है प्रतिजैविक है, वो एंटीबायोटिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्लियर है? तो अपना क्वेश्चन क्या था? माइकोप्लाज्मा में डीएनए, राइबोसोम एवं कोशिका भित्ति होती है? नहीं होती। हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो शुरू से ही नहीं मान रहे, हमने पहले ही मना कर दिया। फिर है साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, कि साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है। बिल्कुल है, क्योंकि ये नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये स्वपोषी तो हुआ, फूड खुद बनाएगा। जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है, सच्ची में किया गया है, ईमानदारी से किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड द लास्ट, कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, कि बैक्टीरिया अन्य परपोषी जीव होते हैं। अरे ये स्वपोषी भी तो होते हैं यार, अभी अभी देखा है हमने। साइनोबैक्टीरिया इसी का तो एग्जांपल है, तो ये लो, ये भी गलत है। तो अपना जो स्टेटमेंट सही वाला पूछा गया, आपको कौन सा चयन करना है? सी, ये आपका सही है स्टेटमेंट, पूरा पूरा के पूरा एकदम सही हो रहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, आपको पहचान करनी है कि कितने सही है, दोनों सही है, एक गलत है, दोनों ही गलत है, या क्या है। तो क्या कहता है स्टेटमेंट पहला? कहता है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। क्या करना है? माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर इन साइज, कि 1 माइक्रोन से भी छोटी साइज वाले फिल्टर में से निकल सकते हैं। कारण माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी सेल होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेट 0.3 to 0.1 म्यू एम होती है, यहां तक की साइज है। तो इस कारण से कि पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या कहा हमने वहां पर? हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर इन साइज, वो पास कर सकता है। तो सेकंड कहता है कि द माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। क्या माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया विथ सेल वॉल है? तो क्या पढ़ा हमने? इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से आपको पहचान करनी है कौन सा क्या है, कैसे क्या है। तो पहला स्टेटमेंट हमने कहा कि भाई साहब ये सबसे छोटी वाली सेल है, तो ये 1 माइक्रोन वाले में से तो इजीली पास कर जाएंगे, यानी कि ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा कहता है कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। अभी अभी ये जस्ट हमने रोका है कि इनके पास में सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल नहीं होती यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही नहीं होती, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होती। तो हमने क्या कहा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बट दूसरा वाला गलत है। तो मैं अब आगे जा ही नहीं रहा, मैंने यहीं पर अपना आंसर मिल जाना है। तो ये रहा अपना आंसर कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है? गलत है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। सेम चीज हिंदी में कि निम्न 2 कथन दिए गए हैं आपको, और इन कथन में से आपको सबसे उचित उत्तर का चयन करना है। क्या कहता है ये? कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। इतने छोटे छनित पत्र या कहेंगे फिल्टर साइज में से भी निकल सकते हैं।
क्योंकि इनकी जो साइज है वो 0.3 से 0.8 म्यू एम तक भी होती है। कारण माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। क्या है माइकोप्लाज्मा? सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। तो पहला स्टेटमेंट ये तो सही हुआ, पहला तो सही हुआ आपने। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया। यार मानने का मन ही नहीं कर रहा, हम बार बार कह रहे हैं कि इसके पास में कोशिका भित्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कारण है कि ये पादप जगत का जोकर कहलाता है। इसके सारे मेंबर्स के पास में है लेकिन इनके पास में नहीं है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? पादप जगत का जोकर कहा गया। क्लियर? तो अपना आंसर क्या है? कथन एक सही है, कथन एक सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा अपने काम ही नहीं बना रहा। चलो तो इसको भी नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट, एसर्शन, रीजन या प्राकथन और कथन। अपने पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इनमें से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं आपके पास रीजन वाले, कि आपको एक दिया जाएगा कथन या स्टेटमेंट, दूसरा होगा उसका रीजन या कारण। आपको पहचान करनी है कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों सही है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोट होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट्स होते हैं। और कारण, जीवाणु में सत्य केंद्रक तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्योंकि प्रोकैरियोट है तो इसमें सत्य केंद्रक यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते, कारण प्रोकैरियोट्स में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यानी कि जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स है वो नहीं मिलते। तो क्या कहा इसमें? ये कथन तो सही है, यानी कि एसर्शन अर्थात कथन सही है, लेकिन जो इसका कारण है यानी कि रीजन है, ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, व्याख्या करता है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन सही है। मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सही है। तो अपने पास में एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन उसको एकदम पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए अगला कहता है कि जीवाणु में 3 आधारभूत आकृतियां गोल, छड़ाकार, स्पाइरल पाई जाती है। बैक्टीरिया हैव 3 बेसिक शेप इन राउंड, रोड शेप्ड और स्पाइरल वाले। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और कोकाई तथा बेसिलाई समूह अथवा एक निश्चित लंबाई की श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि कोकाई एंड बेसिलाई में फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ चेन ऑफ अ डेफिनेट लेंथ। तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक से आगे, जैसे कि अगर कोकाई है तो वो जुड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर जो बेसिलाई है तो वो ऐसे जुड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट ये भी सही है, बट ये इससे मेल नहीं खा रहा। हम इसको किस बेस पर इसके साथ में जोड़ के दे रहे हैं? ये वाला स्टेटमेंट इसके साथ में कहीं लिंकअप नहीं कर रहा है। यानी कि अपने पास में एसर्शन अर्थात अपना कथन, और एक है अपने पास में रीजन, कारण। तो एसर्शन तो राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। चलिए फिर है बैक्टीरिया एसर्शन, फिर से यह कथन अपना, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अकर्स बाय यूटिलाइजिंग वेवलेंथ लॉन्गर देन 700 नैनोमीटर। यानी कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है वो 700 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर रहा है। वो 700 नैनोमीटर से भी लंबी तरंग दैर्ध्य के उपभोग द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी किसमें आपको कुछ में पिगमेंट्स मिलेंगे, वर्णक मिलेंगे। फिर हेयर रिएक्शन सेंटर इज B890, यानी कि इनका जो प्रक्रिया केंद्र है वो कितना होता है? B890। तो स्टेटमेंट तो आपके ये भी सही है, लेकिन इनका लिंकअप आपस में नहीं बैठ रहा है कि अभिक्रिया केंद्र जो भी हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो इससे ऊपर हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इसके साथ में लिंकअप नहीं है, यानी कि एसर्शन अपना कथन राइट।
अपना रीजन राइट, बट व्याख्या नहीं करता, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन सही से नहीं है, तो ये इसके बारे में। फिर आता है नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स आर क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा, मतलब प्लाज्मिड्स आर क्रोमोसोमल डीएनए विच इज डबल एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा, मतलब प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम सही है। प्लाज्मिड, उसी को तो कहा था हमने, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल विच आर एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि प्लाज्मिड गुणसूत्र में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जो स्व प्रतिकृति करने में सक्षम होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अपना जो कथन है, एसर्शन है, वो एकदम सही है। तो ये लीजिए, एसर्शन या कथन सही। और रीजन की बात करें, चलिए रीजन पढ़ते हैं, क्या कहता है रीजन। रीजन कहता है प्लाज्मिड्स आर पोजेस्ड बाय यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्लाज्मिड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सच्ची में मैं तो नहीं मान रहा, कारण प्लाज्मिड होता है जीवाणु में, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया कैसा होता है आपके, प्रोकैरियोट, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत। तो ऑप्शन तो आ गया कि एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्लियर है? चलिए